स्वागत है आपका क्रेडिट पॉलिसी पर हमारी इस खास कवरेज में। और थोड़ी ही देर में रिजर्व बैंक की मिड क्वार्टर क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान होने वाला है। सालाना क्रेडिट पॉलिसी के दौरान ब्याज दरों में गिरावट आई थी 0.25% से। आरबीआई ने रेट घटाए थे, लेकिन उसके बाद बैंकों ने अपने रेट्स कम नहीं किए। यानी आरबीआई की जिस कोशिश का फायदा इंडस्ट्री को या आम लोगों को होना चाहिए था, हमारे और आपके ईएमआई या फिर कार लोन या पर्सनल लोन के रेट कम होने चाहिए थे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आज क्या आरबीआई एक और पुश देगा ताकि बैंक्स उनकी बात माने और रेट्स घटाएं, या फिर आरबीआई को चिंता होगी रुपए की, क्योंकि रुपए में काफी तेजी से कमजोरी देखने को मिली है और इसके बाद पिछले 3 हफ्तों के दौरान मूड अचानक से बदल गया है। जहां एक आम राय थी पहले कि रेट कट होगा, अब ज्यादातर लोग ये मानने लगे हैं कि आज कोई रेट कट देखने को नहीं मिलेगा। यहां तक कि मेजॉरिटी यानी 80% आप देख सकते हैं ये मानते हैं कि सीआरआर में भी कोई कटौती देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या आरबीआई पूरी तरह से आईआईपी को नजरअंदाज करेगा, जीडीपी को नजरअंदाज करेगा? कोर इन्फ्लेशन में जिस तरह से भारी गिरावट जो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि कंपनीज अपने दाम नहीं बढ़ा सकती, उसको भी नजरअंदाज करेगा और पूरी तरह से महंगाई पर ही फोकस रखते हुए और रुपए पर फोकस रखते हुए चलेगा? महंगाई दर भी दरअसल आरबीआई के कंफर्ट के हिसाब से काफी नीचे आ चुकी है। हाँ, रिटेल महंगाई दर अब भी ज्यादा है, तो क्या आरबीआई को उसकी चिंता करनी चाहिए? देखना होगा। काफी मुश्किल है आज कोई भी फैसला लेना आरबीआई गवर्नर के लिए। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। करीबन 2 मिनट बाकी हैं आरबीआई की पॉलिसी का ऐलान होने में। डीके जोशी क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही सिद्धार्थ शंकर डायरेक्टर कासा फिनवेस्ट के। जोशी साहब, आप क्या उम्मीद लेके चल रहे हैं? हेलो। हाँ जी। मुझे लगता है कि आज आरबीआई कोई बदलाव नहीं लाएगा इंटरेस्ट रेट और सीआरआर में। उसका मुख्य कारण यह है कि जो करेंसी मार्केट में वॉलेटिलिटी देखी गई है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा इसको वॉच करेंगे। जो नॉइज क्रिएट हुई है करेंसी के कारण, उसको सबसाइड करने देंगे। उसके बाद ऐसा नहीं है कि रेट कट आगे चलते हुए नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, WPI इन्फ्लेशन, और उसके आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है अनलेस करेंसी एक सस्टेन्ड डिप्रिसिएशन दिखाता है। तो आगे जाके आरबीआई जरूर काटेगा, पर अभी मुझे लगता है फिलहाल क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी है और वो फेडरल रिजर्व ने भी अपना क्वांटिटेटिव ईजिंग में अपना स्टांस है, उसमें थोड़ा और क्लैरिटी आने की उम्मीद है अगले कुछ दिनों में। तो मुझे लगता है कि अभी वो होल्ड करेंगे। ओके, तो फिलहाल जोशी साहब का ये व्यू है, लेकिन ऑफ कोर्स ये वीक सेंट्रल बैंक वीक है, क्योंकि आज आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी पेश करेगा। कल फेडरल रिजर्व की बैठक शुरू होगी, देखना होगा किस तरह का स्टांस वहां पर आता है। हमारे साथ कासा फिनवेस्ट के डायरेक्टर सिद्धार्थ शंकर भी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। क्या लग रहा है, जिस तरह से ऑब्वियसली रुपये में हमने देखा है बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन देखने को मिली है, क्या आपको लग रहा है कि आरबीआई गवर्नर यहाँ पर एक सीआरआर कट करेंगे रुपये के इस डेप्रिसिएशन को देखते हुए? क्या लिक्विडिटी इंजेक्ट कर पाएंगे वो? आई थिंक लिक्विडिटी इंजेक्शन के लिए आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस को ज्यादा यूज करेगा एज कम्पेयर टू सीआरआर रिडक्शन के। काफी फैक्टर्स हैं इस समय जो कॉन्ट्रडिक्टिंग हैं। आईआईपी नंबर्स और इन्फ्लेशन नंबर्स पॉइंट करते हैं कि आरबीआई को रेट कट कर देना चाहिए, बट ग्लोबल सिचुएशन, करंट अकाउंट डेफिसिट, रुपये को देखते हुए लगता है कि नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक आरबीआई इस समय वेट एंड वॉच की अप्रोच रखेगा। कल फिर जाएगी, कल और परसों में, तो जो स्टांस ग्लोबली आएगा उसके बेसिस पे शायद नेक्स्ट पॉलिसी मीटिंग में वो कोई क्लियर कट एक आगे का ग्रोथ पाथ या एक पाथ डिफाइन कर पाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर लगता है ऐसा ही है कि आरबीआई शायद कॉशियस रहना चाहे, क्योंकि गवर्नर सुब्बाराव नहीं चाहेंगे कोई रिस्क देना। और आई थिंक यहाँ रेपो रेट में देखा है हमने कोई बदलाव नहीं किया गया है, अनचेंज फिलहाल रेपो रेट निकल कर आता हुआ। तो जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे हमारे सीआरआर में भी कोई बदलाव नहीं है। बिल्कुल उसी हिसाब से फिलहाल आरबीआई की पॉलिसी के नतीजे निकल कर आते हुए कि सीआरआर और रेपो रेट दोनों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक यहाँ पर फिलहाल ब्याज दरों में कोई परिवर्तन नहीं। आरबीआई की नजर पूरी तरह से रुपए पे है। आरबीआई गवर्नर चूंकि सितंबर में रिटायर होने वाले हैं, तो वो शायद नहीं चाहते कि वो महंगाई से हारते हुए नजर आए। रुपए की गिरावट के बाद महंगाई फिर बढ़ सकती है, तो वो चाहेंगे कि जो उनकी लेगेसी है वो ये रहे कि उन्होंने 10% की महंगाई दर को काबू में लाकर दिखा दिया 5% के आसपास, और वो फिलहाल ग्रोथ को नजरअंदाज कर रहे हैं। बाजार को ये फैसला पसंद नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाजार जिस तरह से इस वक्त दबाव में है, यहाँ पर उम्मीद की जा रही थी कि थोड़ी राहत देने की कोशिश शायद आरबीआई की ओर से की जा सकती है। पिछले बार जो रेट कट हुए थे उसको भी पास ऑन नहीं किया है बैंक्स ने,
तो आरबीआई उन्हें पुश नहीं कर रहा है फिलहाल। इसको पास ऑन करने के लिए लिक्विडिटी बढ़ाने की कोशिश नहीं नजर आ रही है, जबकि करीबन 1.25 लाख करोड़ ऑन एन एवरेज रेपो विंडो से बैंक्स ले रहे हैं। तो अगर 0.25% सीआरआर कट होता तो शायद ये 1 लाख के अंदर आता हुआ आपको नजर आता, पर उसकी भी कोशिश कहीं से आरबीआई की ओर से आती हुई नजर नहीं आ रही। यहाँ पर पूरी तरह से ऐसा लगता है कि आरबीआई का फोकस केवल रुपए पर है, और रुपए में जो बहुत ही मुश्किल से गिरावट थमी है, फिलहाल आरबीआई नहीं चाहता कि एक बार फिर से कोई रिस्क लिया जाए, जोखिम लिया जाए। अविनाश, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? आई थिंक प्रदीप, मेरे ख्याल से ऑलरेडी मार्केट्स ने रेपो रेट के लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी, बट आई थिंक क्लियरली थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है क्योंकि लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेशन थे कि शायद एक सीआरआर कट आए। आई थिंक न्यूट्रल पॉलिसी होने के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म मार्केट्स डेफिनेटली इसे डिसअपॉइंटिंग व्यू करेगा, और हो सकता है कि मार्केट्स में स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स में जिस प्रकार की हमने वीकनेस पॉलिसी के पहले देखी थी, शायद और थोड़ा मोमेंटम ट्रिगर हो, क्योंकि आई थिंक इन द नियर टर्म ऑन द ग्राउंड जैसे आपने कहा कि रेट कट्स जब तक कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल बोरोर्स को बैंक्स पास नहीं करते, तब तक जो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से हम इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो एक दिक्कत रहेगी। तो आई थिंक इन शॉर्ट डेफिनेटली नेगेटिव, और इससे डेफिनेटली मार्केट्स नाखुश है। कहा जा रहा है आरबीआई की ओर से कि जो खाने पीने की चीजों की महंगाई है, फूड इन्फ्लेशन है, उसके चलते एक लगातार दबाव बना हुआ है महंगाई की दरों पर, और इस वजह से फिलहाल आरबीआई एक कॉशियस स्टैंस लेके चल रहा है। हालांकि आरबीआई ने ये माना है कि मेटल प्राइसेस में कुछ गिरावट आई है, और ये कुछ राहत मिलती हुई आरबीआई के लिए जरूर दिखाई दे रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमोडिटी के दाम गिरने से आरबीआई थोड़ा सा फिलहाल खुश है, लेकिन वही निराशा होती हुई नजर आ रही है खाने पीने की चीज़ों के दाम पे जो दबाव बना हुआ है, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, रुपए में कमजोरी आने की वजह से उनका असर होते हुए दिखाई दे रहा है। मिस्टर जोशी, आपको क्या अंदाजा है, क्या महंगाई पर वाकई में एक दबाव बनने वाला है खाने पीने की चीज़ों की वजह से, या फिर रुपए में गिरावट की वजह से? क्या ये रिस्क है कि हम फिर से WPI को कहीं 7-8% पे जाते हुए देख लेंगे, जो इस समय 5 के करीब है, बल्कि और भी नीचे? मुझे लगता नहीं है कि WPI 7-8% पे वापस जाएगा, पर जहां तक फूड आइटम्स का सवाल है उसमें तो मॉनसून को वॉच करना पड़ेगा। अभी तक फिलहाल प्रोग्रेस अच्छी है, तो फूड इन्फ्लेशन के लिए कोई एक रिस्क मॉनसून साइड से अभी नहीं दिखाई दे रहा है। और जहां तक रुपए का सवाल है, अगर ये जो डेप्रिसिएशन का राउंड हमने देखा, अगर ये टेम्परेरी होता है और रुपया थोड़ा और स्ट्रेंथन हो जाता है तो कोई ज़्यादा खतरा नहीं है। पर अगर रुपया 59-60 के आसपास बना रहता है बाकी पूरे साल भर, तो फिर इन्फ्लेशन 6% के आसपास होगा। तो ये डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी बिल्कुल एक रिस्क जरूर पैदा कर रहा है। पर आई थिंक इस ओवरऑल अगर आप महंगाई की दर को WPI को लेकर देखें, उसमें कोर इन्फ्लेशन काफी कमजोर हो गया, और कोर इन्फ्लेशन मुझे ऊपर जाता हुआ दिख नहीं रहा बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें प्राइसिंग पावर अभी बहुत कमजोर है। कंपनीज के अगर आप देखें ऑटोमोबाइल सेक्टर या जो कुछ और सेक्टर्स, जिनमें बहुत ज्यादा कमजोरी बनी हुई है। तो इस स्थिति में अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है या अगर इंपोर्टेड कॉस्ट बढ़ती भी है, तो कंपनीज होता नहीं है कि उसको पास ऑन कर सकें बहुत ज्यादा तेजी से। तो एक तरह से डिमांड साइड प्रेशर जो इन्फ्लेशन में है वो कमजोर रहेगा, और ये इस समय डिमांड साइड प्रेशर पिछले 7-8 साल में सबसे ज्यादा कमजोर है, क्योंकि 4% प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ हमने पिछले 12 साल में नहीं देखी है एक्चुअली, और ये कमजोरी अभी बनी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि डिमांड साइड से कोई प्रेशर इन्फ्लेशन पे उभर के आ रहा है। हाँ, कुछ सप्लाई बॉटलनेक्स के कारण थोड़ा बहुत, तो यानी आरबीआई शायद सकता है, पर वो महंगाई की जो चिंता जता रहा है वो जरूरत से ज्यादा सस्टेन नहीं करेगा। बिल्कुल। हमारे साथ मेरी सहयोगी कविता कृष्णन अब जुड़ चुकी हैं। आरबीआई ने क्या कहा है इस पॉलिसी का, जो फैसला लिया गया है उसके पीछे क्या वजह है, आइए जानते हैं कविता से। जी, बेसिकली आरबीआई का कहना है कि आज जो उन्होंने कोई मूव नहीं किया है, इसके पीछे इनका कहना है कि बेसिकली अब आगे वो जो कदम उठाएंगे वो इस बेसिस पे कदम उठाएंगे कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन यानी ग्रोथ और महंगाई किस तरह आगे पैन आउट होती है, उस बेसिस पर वो आगे किसी तरह का कदम लेंगे। साथ ही बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन पर भी नजर आरबीआई की रहेगी। आरबीआई ने ये भी साफ किया है, उनका कहना है कि ड्यूरेबल रिसीडिंग ऑफ इन्फ्लेशन, जिसका मतलब ये है कि जो महंगाई जो हमने घटते हुए देखा है इसे कंटिन्यू करना होगा। अगर लगातार महंगाई इस तरह घटती रही तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आरबीआई ब्याज दरें घटाएगी।
और करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए जो घटाने के लिए जो कदम उठाए सरकार ने, उससे आरबीआई खुश है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो ग्लोबल इकोनॉमी में जो अनसर्टेनिटी है, जो कैपिटल फ्लोज को लेकर जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जो पिछले हफ्तों में हमने देखा है, उसको लेकर आरबीआई काफी चिंतित है और इस पर आरबीआई की नजर बनी रहेगी। इसके अलावा जो मानसून जिस तरह आगे बढ़ा है, जो रबी की जो बम्पर प्रोडक्शन हुई है, उससे आरबीआई काफी खुश है। आरबीआई का कहना है कि इससे ऐसे लग रहा है कि ग्रोथ इस साल अच्छी रहेगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो कमी आई है, जो लगातार कमी आ रही है, वो उस पर अब आरबीआई की नजर पड़ी है। आरबीआई उससे काफी परेशान है और आरबीआई ने साफ कहा है कि ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, साथ ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना पड़ेगा, उसको बढ़ोतरी देना पड़ेगा और प्रोजेक्ट क्लियरेंस यानी प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द प्रोजेक्ट की क्लियरेंस करानी होगी, तभी इकोनॉमी में कोई ग्रोथ लौटेगी। जी बिल्कुल, लेकिन जो बातें आरबीआई यहाँ पे कह रहा है, क्या वाकई उस दिशा में कदम भी उठाया है? अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है तो ब्याज दरें घटनी जरूरी है। पिछली पॉलिसी में रेट घटने के बाद भी बैंकों ने रेट्स नहीं घटाए और आज आरबीआई ने बैंक्स को दूसरा कोई पुश नहीं दिया है कि अब वो रेट घटाएं। हमारे साथ कनोरिया केमिकल्स के सीएमडी आरवी कनोरिया साहब जुड़ चुके हैं। मिस्टर कनोरिया, आप क्या कहते हैं, आरबीआई से निराशा हुई है इंडस्ट्री को? डेफिनेटली निराशा हुई है। इंडस्ट्री तो यही समझती थी कि आरबीआई कुछ रिस्क लेगी जिसके कारण इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे इकोनॉमी में और ब्याज के दर घटने से ही इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। ये हम लोगों ने मतलब लास्ट ईयर में फिक्की का प्रेसिडेंट था, तब भी यही कह रहा था और अभी भी यही कह रहा हूँ कि ग्रोथ के लिए आरबीआई को कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे। हालांकि मैं ये समझ सकता हूँ कि रुपये के डिप्रिसिएशन के कारण और बाहर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और यूएस में जो क्वांटिटेटिव ईजिंग को कम करने की बात हो रही है, उसके कारण से ज़रूर सारे वर्ल्ड के करेंसीज या एशियन करेंसी सब गिरे हैं डॉलर के प्रति। लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ करेक्शन इंडियन रुपये का हम लोगों के खुद के हालात के कारण है और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण है। और आरबीआई, जहां तक इंटरेस्ट रेट का सवाल है, डेफिनेटली इंडस्ट्री को डिसअपॉइंटमेंट है कि इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने नहीं घटाया और जो ये एक दिशा चल रही थी, इन्फ्लेशन कम हो रहा था, उससे आरबीआई कुछ बोल्ड मूव्स लेने लगी थी, उस पर आज रुकावट लग गया। बिल्कुल, हमारे साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के ईडी रंजन धवन भी जुड़ चुके हैं। मिस्टर धवन, गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स जिस तरह के मैक्रो कंसर्न्स यहाँ पर निकल कर आए, ग्रोथ के फ्रंट पे कंसर्न है, इन्फ्लेशन भी अगर आप देखें यहाँ पर एक बड़ा कंसर्न निकल कर आ रहा है। सीआरआर पर लगातार एक बैंक्स की तरफ से रिक्वेस्ट थी आरबीआई को कि सीआरआर में कटौती होनी चाहिए, कुछ भी नहीं हुआ। आज कितनी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है ये आपके लिए? सीआरआर का कट एक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा नहीं था क्योंकि लिक्विडिटी सिस्टम में काफी है, कोई शॉर्टेज नहीं है लिक्विडिटी। बैंक के पास लेंडेबल रिसोर्सेज बहुत हैं और अगर आप डेली कॉल मनी या सीबीएलओ के रेट्स देखें और अमाउंट्स देखें तो लिक्विडिटी कंफर्टेबल थी, इसलिए कोई एक्सपेक्टेशन कोई खास नहीं था कि सीआरआर कट हो जाए। सीआरआर कट कम होने से जो थोड़ी बहुत ही रेट की ट्रांसमिशन है, क्योंकि जो बैंक के पास अर्निंग एसेट्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे तो हमारे को फर्दर पास ऑन करने में थोड़ा आसान रहता। बट ये मार्केट का था कि ना सीआरआर कट होगा ना रेट कट होगा, तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही ये चल रहा है इस वक्त। आपने कहा कि लिक्विडिटी काफी है, तो फिर क्या आपको लगता है कि बैंक्स अपनी ओर से इस स्थिति में हैं मिस्टर धवन की रेट कट कर सकें आने वाले महीने 2 महीने के अंदर? मेरा एक्सपेक्टेशन अगर आप देखें बैंक्स के रेट्स के ऊपर तो 2 चीजें आप देखेंगे। नंबर 1 के डिपॉजिट रेट्स, जो हाई एंड के डिपॉजिट रेट्स हैं 25 करोड़ एंड अबव, 20 करोड़ एंड अबव, ऑलरेडी रेट्स काफी कम हो गए हैं। इस वक्त मोस्ट बैंक्स बल्क डिपॉजिट्स पर 8.75% से ज्यादा नहीं देते और 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले ये 9.75 तक पहुंच गया था। तो डिपॉजिट रेट्स का थोड़ा ईजिंग ऑलरेडी शुरू हो गया है। जहां तक लेंडिंग रेट्स हैं, मोस्ट बैंक्स ने एनीवेयर बिटवीन 25 पैसे से लेके 50 पैसे तक अपना बेस रेट कम कर दिया है। उससे ज्यादा आप ये देखिए कि जो स्प्रेड्स हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री के स्प्रेड्स हैं, वो काफी कम हो गए हैं। और जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी कुछ दिन पहले ही अपने जो होम लोन रेट्स हैं, वो सारे होम लोन रेट्स हम बेस रेट पे देने का निर्णय करा है। तो जो मैं कह रहा, वो मेरा कुल मिला के जो मैं कह रहा हूं,
वो ये है कि जो रेट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। जो बेसिक प्रॉब्लम है इकोनॉमी में वो है कि हाई इन्फ्लेशन काफी सालों से थी। अब 3-4 महीनों से मैं ये कह रहा हूं कि मेरी ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस वो कम हो गई हैं। क्योंकि ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस कम हो गई हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गया है। मेरा ख्याल है कि अगले कुछ महीनों में रेट्स अपने आप थोड़े बहुत कम हो जाएंगे, ग्रेजुअली होंगे। ग्रेजुअली ये 2 महीने से ये ट्रेंड शुरू हो गया है और ग्रेजुअली ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, एकदम से सडनली नहीं होगा। ओके, हमारे साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के सीआईओ फिक्स्ड इनकम राहुल गोस्वामी भी अब जुड़ चुके हैं। मिस्टर गोस्वामी, आप क्या व्यू ले रहे हैं इस समय? क्या आज आरबीआई ने जो पूरी तरह से डिसीजन लिया है वो रुपए को ध्यान में रख के ही लिया है? आरबीआई के पास आरबीआई ने पूरी तरह सिचुएशन को इवैल्यूएट करके ही ये डिसीजन लिया है और महंगाई दर हालांकि नीचे आई है, ग्रोथ रेट भी नीचे ही है, लेकिन रुपये और मॉनसून को देखते हुए आई थिंक आरबीआई ने जो ये डिसीजन लिया है, हमारी ये उम्मीद थी कि आरबीआई इस पॉलिसी में रेट शायद ना काटे और ज़्यादा संभावना यही थी कि इस पॉलिसी में रेट नहीं काट पाएगा। बट बाई एंड अगली पॉलिसी जो है करीब 30 जुलाई को, तब तक आरबीआई के पास काफ़ी क्लैरिटी होगी रुपये के स्तर को देखते हुए और मॉनसून को देखते हुए। मिस्टर गोस्वामी, ये बताइए कि आरबीआई को चिंता इस बात की है कि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो काफी तेजी से डेट से पैसे निकले हैं, एफआईआईज ने यहां से पैसे निकाले हैं, शायद वापस वो यूएस जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आरबीआई के रेट कट ना करने से अब ये पैसे निकलने का सिलसिला रुक जाएगा, एफआईआईज की सेलिंग रुक जाएगी? एफआईआई की सेलिंग 2 कारणों से थी। एक तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी थी और दूसरा जो है ग्लोबली जो इमर्जिंग मार्केट सेल ऑफ हुआ था अलग देशों को मिला के भी जैसे रशिया, ब्राज़ील, टर्की, इंडोनेशिया, तो इमर्जिंग मार्केट में जो बॉन्ड सेल ऑफ हुआ था उसके कारण भी थोड़ा एफआईआई का पैसा, एफआईआई ने अपने बॉन्ड्स जो हैं बेच के पैसा वापस लेके गए हैं। बट जैसे जैसे ये ट्रेंड वापस सुधर जाएगा और हमारे हिसाब से हिंदुस्तान की हालत जो है बाकी दूसरे देशों से कहीं बेहतर है और वापस एफआईआईज को पैसा डालने के लिए हिंदुस्तान, इंडिया विल रिमेन ए वेरी वेरी गुड डेस्टिनेशन। तो कुछ समय बाद जो है ये ट्रेंड वापस रिवर्स हो जाएगा और एफआई वापस पैसा डालने लगेंगे। एक समय जैसे ही ये इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज या रुपए की जो हालत है वो थोड़ी भी स्थिर होती है, थोड़ी भी स्टेबल होती है, तो उसके बाद ये एफआई फ्लो वापस तो ये कब तक होगा मिस्टर गोस्वामी? आपका अपना व्यू क्या है रुपए पे? क्योंकि रुपया अगर गिरता रहेगा तो शायद एफआईआईज के लिए पैसे वापस लगाने का मौका भी नहीं आएगा। देखिए, दुनिया में थोड़ी अनसर्टेनिटी ज़्यादा रही तो उसका तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ। बट आउटसाइड ऑफ दैट उसको अलग रखते हुए हमारे हिसाब से रुपए में गिरावट और नहीं होनी चाहिए। आई थिंक 58-59 का जो लेवल है वो रुपये के लिए काफ़ी ख़राब है और ये रुपये वापस स्थिर होके और रादर स्ट्रेंथन होके 56 के करीब चला जाना चाहिए, 56-56.5। तो यहाँ से करीब 3 से 4% के हमको लगता है नेक्स्ट से 6 महीने में रुपये में एप्रिसिएशन आ सकता है। बिल्कुल मिस्टर गोस्वामी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगी। जिस तरह से आपने कहा कि 30 जुलाई को आप कोई रेट कट की उम्मीद करें, तो अगर फॉर एग्जांपल एज्यूमिंग कि तब तक रुपया भी कुछ स्टेबल हो जाता है, 56 से 56-50 का लेवल देखने को मिलता है, क्या वो कंड्यूसिव इनफ होगा आरबीआई के लिए एक अग्रेसिव स्टेप लेने के लिए? और तब आप क्या उम्मीद करें, कितना रेट कट आप अगली पॉलिसी में देखने को मिल सकता है? आरबीआई 3 चीज़ों को देख के ही करेगा। फर्स्ट इज सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो इन्फ्लेशन रहेगा। इन्फ्लेशन अगले महीने हो सकता है कि इसी रेंज में रहे 470-490 और ग्रोथ जो है वो इस क्वार्टर की ग्रोथ जो है वो आईआईपी विल बी द लीड इंडिकेटर। तो आईआईपी से यदि आप आइडिया लगाएंगे तो आईआईपी जो है नीचे ही रहता है, यदि 2.5 के आसपास ही रहता है 2.5, तो इस क्वार्टर का ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ विल बी 4.5 के करीब रहना चाहिए। तो ग्रोथ और इन्फ्लेशन को देखते हुए तो आरबीआई के पास कंफर्ट रहेगा रेट कट करने के लिए। बट आरबीआई ने पिछली पॉलिसीज में जो हाईलाइट की है, अपनी चिंता जो जताई है ऑन करंट अकाउंट डेफिसिट, तो उसके लिए लीड इंडिकेटर जो है आपको मिलता है, डेटा अभी से मिल जाएगा, वो ट्रेड डेफिसिट का। तो ट्रेड डेफिसिट यदि जून का मई का ट्रेड डेफिसिट हमको उम्मीद है कि करीब 21 से 22 बिलियन डॉलर के करीब आएगा शायद।
बट जून का ट्रेड डेफिसिट विल बी मच लोअर टू अराउंड से 13 to 15 बिलियन डॉलर्स। तो यदि जून का ट्रेड डेफिसिट नीचे आ जाता है तो आरबीआई को एक कंफर्ट वो भी रहेगा, अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन एंड मॉनसून ऑल्सो। सिद्धार्थ, चूंकि अभी तक जो कोशिश हुई है सरकार की ओर से गोल्ड का इंपोर्ट खास तौर पे रोकने की, उसका फायदा नहीं मिल रहा है, बल्कि मई तक के जो आंकड़े हैं उसमें पता चलता है कि गोल्ड का इंपोर्ट काफी बढ़ गया है। तो क्या आपको उम्मीद है कि वाकई ट्रेड डेफिसिट काबू में आएगा? ऐसा लग नहीं रहा है कि ट्रेड डेफिसिट काबू में आएगा, बिकॉज गोल्ड जैसे सब जानते हैं कि इन्फ्लेशन हेज की तरह ज्यादा बाइंग हो रही है रादर देन एज ज्वेलरी। तो ऐसा उम्मीद नहीं लग रही है, बिकॉज आप देखें सीपीआई नंबर्स अभी भी 9.5% की रेंज में, 9-9.5% की रेंज में चल रहे हैं। जब तक सीपीआई सस्टेनेबल 3-4 महीने लोअर लेवल पे नहीं आएगा तब तक मेरे को नहीं लगता कि गोल्ड इंपोर्ट्स में कोई कमी आएगी। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को जहां तक मैं देखता हूं आने वाले कुछ समय तो मेरे को नहीं लग रहा है कि कम होगा करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ऐसी स्थिति में क्या आरबीआई एक बेहतर स्थिति में होगा 30 जुलाई को आज के मुकाबले में? सिद्धार्थ, आपकी क्या टेक है? देखिए, दो चीजें हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट से रुपी का डायरेक्ट कोरिलेशन है, लेकिन एक दूसरी चीज जो आरबीआई देखेगा वो वॉलेटिलिटी इन रुपी है। अगर एक सस्टेन्ड अमाउंट ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है जिसको प्रिडिक्ट कर पाएगा, तो शायद आईआईपी नंबर्स, कुछ फैक्टर्स होंगे जिसके बेसिस पे आरबीआई डिसाइड करेगा। इन्फ्लेशन एक होगा जो मेरी समझ से सबड्यूड रहेगा अगले 3-4 महीने, आईआईपी नंबर्स सबड्यूड रहेंगे अगले 3-4 महीने। सिर्फ एक रुपी की वॉलेटिलिटी है जो अगेंस्ट एक्ट करेगी आरबीआई के रेट काटने से। तो मैं समझता हूं अगर रुपी वॉलेटाइल नहीं रहता अगले 1-1.5 महीने में तो आरबीआई के पास काफी स्कोप होगा रेट काटने का। ओके, और इसी बीच हमारे साथ आंध्रा बैंक के ईडी एसके कालरा भी जुड़ चुके हैं। कालरा साहब, गुड मॉर्निंग। जिस तरह का स्टेप यहाँ पर आरबीआई ने लिया है, अनचेंज सभी रेट्स, क्या लग रहा है आपको? क्या एक सीआरआर की उम्मीद आप कर रहे थे और एक डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है, या फिर देयर इज इनफ लिक्विडिटी? नहीं, हमें कोई जहाँ तक रेट कट वाली बात थी, सीआरआर के कट की, हमें कोई ऐसी उम्मीद नहीं लग रही थी। और सिमिलरली रिपो कट में भी रेट की कोई ऐसी उम्मीद हमारे को नहीं लग रही थी, क्योंकि जिस हिसाब से पीछे हालांकि जैसे इन्फ्लेशन नंबर जो है कम आए थे और आईआईपी नंबर भी कम थे, तो उससे पहले कुछ उम्मीद जगी थी कि शायद जो है पॉलिसी रेट्स कम होंगे और सीआरआर के रेट्स भी जो है वो कम आएंगे। पर जिस हिसाब से रुपी की डॉलर रुपी वॉलेटिलिटी रही और करंट अकाउंट डेफिसिट का एक कंसर्न रहा ही था हमारे पास, तो उससे ये बड़ा जाहिर हो गया था कि अब जो है जब तक रुपी स्टेबल नहीं होगा और इसमें चांसेस नहीं आएंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट के देयर इज ए क्लियर स्टेंस की जब डाउन होने के वो नहीं रहेंगे हमारे पास चांसेस, तो ये हमारे को उम्मीद थी कि ये इसमें किसी टाइप वाला पॉलिसी में रेट्स कम नहीं आएंगे। तो ये आरबीआई ने जो स्टैंड लिया है वो अकॉर्डिंग टू द प्रेडिक्शन ही है। ओके, यहाँ पे मिस्टर कालरा, ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि अगले महीने 2 महीने के दौरान लिक्विडिटी की स्थिति को देखते हुए, डिपॉजिट कॉस्ट को देखते हुए, आपका बैंक रेट घटाने की स्थिति में होगा डिपॉजिट और एडवांसेस के? जहाँ तक अगर अब ये देखा जाए तो क्योंकि पॉलिसी जो रेट्स आते हैं, पॉलिसी एक गाइडेंस हमारे को जरूर देती है कि आप किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। तो उसमें अगर हम पिछले 2 महीने या 3 महीने का ट्रेंड देखें तो ओवरऑल देयर हैज बीन ए रिडक्शन इन द रेट्स। इफ वी टेक एज ए बिग डिपॉजिटर्स रेट एज वेल एज इन द टर्म्स ऑफ पासिंग ऑन द रेट्स टू द borrowers also, there has been some decline, but it always takes some time because it has a lag effect. So अगर ये आने वाले टाइम में कुछ डिपॉजिट्स के रेट्स जो है कुछ और कम किए जाते हैं, जो कि उम्मीद है कि जिस तरीके से ओवरऑल कमोडिटीज के रेट सब तरीके से डाउन आ रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि अगर बैंक के डिपॉजिट्स के रेट भी कम आ जाते हैं तो आने वाले टाइम में वो नेचुरली बोरोवर्स को भी उस टाइप का बेनिफिट मिलेगा और रेट जो है आगे डाउन होने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, कनवरिया साहब, जिस तरह से पूरी आरबीआई ये उम्मीद कर रहा है कि स्थिति आगे जाकर के बेहतर होनी चाहिए, लेकिन जो सारी उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि रुके हुए प्रोजेक्ट्स को स्पीड अप किया जाए, सरकार भी अपनी ओर से थोड़े इन्वेस्टमेंट करे ताकि प्राइवेट प्लेयर्स के लिए मौके बने,
इस तरह की बातें काफी हुई है वित्त मंत्री की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से भी। असर दिखा है इंडस्ट्री को? देखिए, मेरे ख्याल में आज गवर्नमेंट चेष्टा पूरा कर रही है कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑफ द ग्राउंड चालू हों, और जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है प्राइम मिनिस्टर के अंडर, और उसके अलावा मतलब आज डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, कोल इंडिया में 10%। नहीं कनोडिया साहब, जो आपने पहली बात कही, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी अब एक और बनाई गई है, सीसीआई तो पहले बना ही था, क्या इनकी बैठकों से कुछ फैसले भी हो रहे हैं या नहीं? देखिए, डायरेक्शन तो हो रहा है फैसले का। मेरे ख्याल में ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें सब पॉलिटिकल पार्टीज को देश की तरफ देखने की दरकार है, और आपस के जो भी डिफरेंसेस हैं उनको सॉर्ट आउट करने की दरकार है। मतलब आप देखिए कि एक पॉलिटिकल फॉल आउट जो हो सकता है कि जीएसटी में डिले, फर्दर डिले हो जाएगा। अब ये जीएसटी का जो डिले है ये देश के लिए कोई अच्छा नहीं है, इससे ना तो कोई ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि हम लोगों के एम्पेरिकल स्टडीज़ के हिसाब से इंडस्ट्री हमेशा कहती रही है कि 1.5 से 2% जीडीपी में बढ़ोतरी हो सकती है यदि जीएसटी आ जाए। अब जीएसटी डिले हो जाएगा तो देश के कम्पिटिटिवनेस को में इरोजन होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में फर्दर प्रॉब्लम्स होंगे। तो आपको क्या लगता है कनोडिया साहब, अब अगले चुनावों के बाद ही जीएसटी की बारी आएगी? मेरे को यही लगता है कि अब अगले चुनावों के बाद ही आएगी, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी है, मैं तो अर्ज यही करूंगा कि इसमें कुछ टीथ लाया जाए, जिसमें एनवायरनमेंट क्लियरेंसेज एक्सेट्रा जो कि स्टेट्स के ऊपर या अलग अलग मिनिस्ट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उसका पावर जो है वो एक थोड़ा सा सेंट्रलाइज करने की दरकार है, ताकि प्रोजेक्ट्स जो हैं उनमें क्लियरेंसेज फटाफट मिले और वो आगे बढ़ें। और प्लस पब्लिक सेक्टर के पास जो रुपया पड़ा है कई कंपनियों के पास, वो जो है वो एडिशनल स्पेंडिंग, एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ चैनलाइज हो, तो उससे इकोनॉमी में कुछ इम्प्रूवमेंट जरूर हो सकता है। लेकिन जो इनहेरेंट प्रॉब्लम्स कंपेटिटिवनेस के हैं वो पार्शियली करेक्ट होंगे रूपी के डिप्रिसिएशन से, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, पावर के, लैंड एलोकेशन के, उनको गवर्नमेंट को जरूर सॉल्व करना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कानोडिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आज। मिस्टर धवन, आपकी राय चाहेंगे, आपके तो तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स में लोन्स होंगे, जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स की बात आरबीआई फिर से कर रहा है। हमने पहले सुना कि सीसीआई ने रोड प्रोजेक्ट्स को क्लियर करने के लिए नया फॉर्मूला निकाला था, एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस को अलग अलग करके। क्या कुछ प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए थे अब वापस से उनमें काम शुरू होते हुए आप देख रहे हैं? मेरे ख्याल में थोड़ा क्लाइमेट ऐसा बन रहा है, क्योंकि हमारे जो बड़े प्रोजेक्ट्स के बोरोवर थे, कोई बता रहा था भाई गैस नहीं है, कोई बता रहा था कोल नहीं है, कोई बता रहा था कि हमारे जो ड्यूज देने हैं, हमारे जो ड्यूज रिकवरेबल नहीं है या बहुत देर में मिलते हैं। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं कि थोड़ा ना थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर आया था, ही हैड अ मीटिंग विद ऑल दी स्टेक होल्डर्स, एंड हमको लग रहा है कि इसमें थोड़ा मूवमेंट शुरू हो गया है। अब इसका नेट नतीजा कब आएगा ये मैं आप कह नहीं सकता, बट मूवमेंट जरूर लग रहा है। और ये इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये वंस अगेन सारे स्टार्ट हो जाएं, और जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं ये रिमूव हो जाएं। बिल्कुल। तो सरकार के पाले में आरबीआई ने गेंद डाल दी है। आरबीआई ने कहा हम तो महंगाई और रुपए से परेशान हैं, हम आपको कोई राहत नहीं देंगे। सरकार को चाहिए रुके हुए प्रोजेक्ट्स को शुरू कराएं, लेकिन सरकार ने अब तक जो कोशिशें की है, वित्त मंत्री जी को आए हुए अब तो साल पूरा होने ही आया है, 9-10 महीने हो चुके हैं, उनके सारी कोशिशों का असर जमीन पे शायद अब तक दिखाई नहीं दे रहा है। इंडस्ट्री भी यही कह रही है, बैंकर्स भी यही कह रहे हैं। हमारे साथ एक और इंडस्ट्री के प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं, एमएस उन्नीकृष्णन साहब, जो थर्मेक्स के एमडी हैं। मिस्टर उन्नीकृष्णन, पावर सेक्टर में चूंकि काफी सारे प्रोजेक्ट अलग अलग वजहों से अटके हुए हैं, क्या सीसीआई की वजह से, सरकार के इन तमाम कोशिशों की वजह से कहीं आपको प्रोजेक्ट्स वापस शुरू होते हुए दिखाई दिए? बिल्कुल नहीं। सीसीआई के कोई भी मीटिंग से कोई भी पावर प्लांट का कोई कंस्ट्रक्शन या तो परमिशन अभी तक आ चुके नहीं है। ये बुरी बात है कि पिछले 6 महीने में हिंदुस्तान में एक भी पावर प्लांट का ऑर्डर फाइनलाइज नहीं हो चुका है, और आगे भी मेरा कोई भी उम्मीद नहीं है कि अगले 6 या जब तक इलेक्शन खत्म ना हो जाए तब तक के लिए कुछ परमिशन आने का उम्मीद मेरे को नहीं दिखाई दे रही। ये पावर की बारे में बात अकेला नहीं है। स्टील इंडस्ट्री का एक्सपेंशन बिल्कुल बंद है, सीमेंट की एक भी तो एक्सपेंशन नहीं है।
रोड प्रोजेक्ट छोड़ के मेरे ख्याल से कोई भी बड़े प्रोजेक्ट का फाइनलाइजेशन इन द रीसेंट पास्ट बिल्कुल नहीं हुआ है। तो जोशी साहब, ऐसी स्थिति में क्या अगर आरबीआई इतना सख्त रवैया बरकरार रखेगा तो 5.5 पौने 6% की ग्रोथ भी आएगी? देखिए, इस साल तो हमारा मानना यह है कि जीडीपी ग्रोथ 6% के करीब रहेगी। आरबीआई का फोरकास्ट उससे भी कम है। आरबीआई एक्चुअली बहुत जो अगर इन्फ्लेशन को देखें, उनकी टोन बहुत हॉकिश है। वो उन्होंने साफ तौर पे पिछली पॉलिसी में भी कहा था और इस बार भी कहा है कि जो रूम फॉर फर्दर ईजिंग विल बी देयर ओनली इफ द इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू सरप्राइज, या महंगाई की दर जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नीचे है, क्योंकि उन्होंने एक टारगेट भी सेट किया है 5% बाय मार्च। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी उनका जो फोकस है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल पे ही है। लेकिन सिद्धार्थ, क्या ये अनड्यू नहीं है? क्योंकि जिस तरह से महंगाई काबू में आ गई है, कोर इन्फ्लेशन जिसको आरबीआई एक्चुअली इन्फ्लुएंस कर सकता है वो तो 2.5% पे आ गई है। अब आरबीआई अगर ये कहे कि हम खाने पीने की चीजों की महंगाई भी रोक लेंगे रेट कम नहीं करके या सीआरआर कम नहीं करके, ये तो मुमकिन है ही नहीं। देखिए, रेट कट करने का एक आरबीआई अगर एक सर्टेन रेट कट करती है तो उसके दो इम्पैक्ट्स होते हैं। बैंक भी तभी रेट कट कर पाएगा जब वो अपने जो जिस रेट पे वो पैसा ले रहा है, जिससे कंज्यूमर उस पर डिपॉजिट्स दे रहा है, वो भी रेट कम हो पाए। वो तब तक कम नहीं कर पाएगा बैंक जब तक कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन कम नहीं हो जाता। तो अगर हम आरबीआई की नजरिए से देखें तो उसके लिए सीपीआई भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फूड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो खाली आरबीआई के रेट रिडक्शन से बैंक पास ऑन कर देंगे रेट रिडक्शन, वो नहीं होना है। तो एक आरबीआई भी अपने तरीके से गवर्नमेंट पे प्रेशर बना रही है ताकि वो एक एफिशिएंसी ला पाए, प्रोजेक्ट्स की क्लियरेंस ला पाए, बिकॉज वो एक फाइनली चीज है जो इंडस्ट्री ग्रोथ में लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट करेगी। सिर्फ इंटरेस्ट रेट से फर्क नहीं पड़ेगा अगर सीपीआई कम नहीं आता है तो। लेकिन जो पिछली बार रेट कट हुआ था और जो पास ऑन नहीं हुआ है, उसको पास ऑन करने के लिए कोई एक पुश भी यहाँ पर आरबीआई की ओर से नहीं दिया जा रहा, ऐसा साफ तौर पे नजर आता है जोशी साहब। तो क्या ये आपको नहीं लग रहा कि 1.5 महीने पहले जो रेट कट अनाउंस किया, अगर 1.5 महीने तक वो पास ऑन नहीं हुआ तो उस पर आरबीआई को जरूर कुछ करना चाहिए था? मुझे लगता है जोशी साहब मेरी आवाज फिलहाल नहीं सुन पा रहे हैं। सिद्धार्थ, अगर आप इस सवाल का जवाब दें। देखिए, जैसा बैंकर्स जो अभी पैनल पे थे उन्होंने कहा है कि उन्होंने स्लोली रेट्स पास ऑन करने शुरू कर दिए हैं, बट मैं फिर उसी चीज को रिपीट करूंगा कि उसके डिपॉजिट रेट्स पे कितना इंपैक्ट आ रहा है। अगर वो डिपॉजिट रेट्स भी साथ साथ कम करना शुरू कर देंगे तो फिर पैसा शायद गोल्ड में जाने लगे अगर सीपीआई कम नहीं होता है तो इंटरेस्ट रेट कम करना सिर्फ एक तरीका नहीं है इन्वेस्टमेंट को स्पर करने का। आई थिंक एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि बाहर से पैसा आ सके प्रोजेक्ट्स में, चीप मनी बाहर से आ सके और प्रोजेक्ट्स लग सकें। तो आई थिंक अब गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है आरबीआई कि वो आईआईपी नंबर्स और जीडीपी नंबर्स को बढ़ा पाए। बिल्कुल। इनफैक्ट मिस्टर जोशी, मैं इसी से रिलेटेड आपसे जानना चाहती थी, जिस तरह का यहाँ पर हम मैक्रो एनवायरनमेंट देख रहे हैं कि डेट से आउटफ्लोज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आईआईपी ग्रोथ में कमजोरी देखने को मिल रही है, क्या आपको लगता है यहाँ पर अगली कुछ पॉलिसीज में अगर 1-2 रेट कट्स भी होते हैं, क्या वो कुछ मैजिक क्रिएट कर पाएंगे यहाँ पर भारत की ग्रोथ स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आते भी हैं तो बहुत ज़्यादा पिकअप ग्रोथ में होने वाला नहीं है। जो ग्रोथ प्रोजेक्शन 6% की हमारी है उसमें 2-3 ड्राइवर्स हैं। एक तो ये एजम्पशन है कि मानसून नॉर्मल रहेगा। अगर मानसून नॉर्मल नहीं रहता है किसी भी कारण से तो ग्रोथ 5-5.25% के आसपास गिर जाती है। दूसरा ये है कि इलेक्शन ईयर है तो थोड़ा गवर्नमेंट स्पेंड करेगी, और तीसरा उसमें एलिमेंट मॉनेटरी पॉलिसी का है कि थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम होने से तो इकोनॉमी को खासकर इंटरेस्ट सेंसिटिव सेगमेंट्स को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। तो ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल फैक्टर्स नहीं है, और अगर 25 से 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट गिरता भी है तब हमारा मानना है कि उसके बावजूद भी ग्रोथ 6% से ऊपर नहीं जाएगी। ओके। तो बहुत ज्यादा मैजिक इंटरेस्ट रेट घटाने से नहीं होगा। इस बीच हम देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स में जिस तरह का एक डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा था शुरुआत में, अब फिर से थोड़ा सा थमते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप इन शेयरों के मूव्स देखें, एसबीआई आप देख सकते हैं दिन के लोज से, आईसीआईसीआई, इवन बैंक निफ्टी भी अगर देखें तो अब
कुछ संभलता हुआ नजर आ रहा है, तो लगता है इस निराशा को जल्द ही बाजार ने पार कर लिया है। अविनाश, क्या पहले से ही कुछ हद तक हम फैक्टर इन करके चल रहे थे, ऐसा कहना चाहिए? बैंकिंग शेयरों में अच्छी खासी बिकवाली पहले ही देख चुके थे, इसलिए आज अब और ज्यादा सेलिंग नहीं आ रही, बल्कि अब पोजीशंस कवर हो रही है शायद? आई थिंक बिल्कुल प्रदीप, हम अगर फ्राइडे की भी बात करें तो बैंकिंग शेयरों में सिलेक्टिवली राइज थी। आई थिंक ब्रॉडली ये माहौल था कि पॉलिसी में एक न्यूट्रल पॉलिसी ही आने वाली थी। आई थिंक क्लियरली इन द शॉर्ट टर्म मैं समझता हूं कि बैंकिंग शेयरों में एक क्लियरली एक शॉर्ट टू नेगेटिव बायस रहेगा, क्योंकि आई थिंक इंक्रीमेंटल जो अपसाइड है बोथ लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और निम एक्सपेंशन से, मेरे ख्याल से जब तक रेट कट्स ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं होते तब तक हो सकता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में, स्पेशली पीएसयू बैंकों में हो सकता है कि एक सॉफ्ट रिजिम चलेगा। मेरे ख्याल से जो भी एक्शन होगा वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, पीएसयू बैंक्स पे फिलहाल कुछ इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट प्रदीप, एसबीआई के चेयरमैन प्रदीप चौधरी ने यही कहा था कि लिक्विडिटी की बहुत जरूरत है यहाँ पर, और अगर रेट कट नहीं हो सकता तो एटलीस्ट सीआरआर पर एक इंटरेस्ट यहाँ पर आरबीआई को देना चाहिए। आई एम श्योर कि वहां से प्रदीप चौधरी टोटली डिसअपॉइंटेड होंगे इस। बिल्कुल, और आप देखिए 11% पिछले महीने भर में बैंक निफ्टी नीचे आया है। जैसे जैसे रुपये ने अप्रिसिएशन शुरू किया, डिप्रिसिएशन माफ कीजिएगा, वैसे वैसे बाजार को अंदाजा लग गया कि अब शायद रेट कट नहीं होगा, और उसको फैक्टर इन करते हुए हम करीबन 13,500 से इन लेवल्स तक आ गए हैं। तो जाहिर है कि तभी से बाजार को ये अंदाजा लगने लगा था। एक जो खास कंपोनेंट यहाँ पे होता है बैंक्स को फायदा होने का, वो है उनके बॉन्ड्स पे। अगर बॉन्ड यील्ड्स काफी कम होती हुई नजर आए तो मिस्टर गोस्वामी, डेट मार्केट के लिहाज से क्या लिक्विडिटी जो थोड़ी सी ईज हो रही है वो यील्ड्स में रिफ्लेक्ट हुई है? वहां पे किस तरह की एक्सपेक्टेशंस थी? और जो शेयर बाजार के निवेशक हैं वो ये समझना चाहेंगे कि क्या जून क्वार्टर में ये उम्मीद करनी चाहिए कि बैंक्स को मार्क टू मार्केट गेन्स देखने को मिलेंगे, उनका मुनाफा बढ़ेगा? जून क्वार्टर में डेफिनेटली बैंक्स को मार्क टू मार्केट गेन्स मिलेंगे, बिकॉज यदि हम 3 महीना पीछे जाएं, मार्च एंडिंग 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है करीब थी 7.95 के करीब, और यदि इस समय यदि आप देखें तो द ओल्ड 10 ईयर, पुराना वाला जो 10 ईयर बॉन्ड था वो अभी भी करीब 756 757 के करीब ट्रेड हो रहा होगा। आई हैव नॉट सीन, मतलब मेरे को अभी तुरंत के तो प्राइसेस नहीं पता है, बट बिफोर पॉलिसी इट वाज ट्रेडिंग एट 756। तो उसमें ही करीब जो है 35 से 40 बेसिस पॉइंट का तो यील्ड में गिरावट आई है ओवरऑल बॉन्ड पोर्टफोलियो में। तो आई एम श्योर दैट बैंक्स विल बी एबल टू कैप्चर दैट, और उनके पोर्टफोलियो में एमटीएम का तो इजाफा आना चाहिए। और मार्केट एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं थी रेट कट के लिए, तो ज़्यादा कुछ सरप्राइज लगता नहीं है। बाकी 2-3 बेसिस पॉइंट्स का सेल ऑफ यदि होगा भी तो भी वो वापस रिकवर हो जाना चाहिए। और मार्केट जो है इसी उम्मीद पर था कि दैट बिकॉज जो रुपये के रीसेंट जो डेप्रिसिएशन, रुपए में जो रीसेंट जो गिरावट आई है अगेंस्ट डॉलर, उसको मायने में रखते हुए आरबीआई जो है थोड़ा हेजिटेंट रहेगा रेट कट करने में। एंड और जैसे जैसे रुपये का लेवल स्थिर होता है अगेंस्ट अदर करेंसीज, तो आरबीआई विल ऑल्सो गेट कॉन्फिडेंस, एंड बेसिकली आरबीआई बाई जुलाई पॉलिसी विल हैव बेटर आइडिया, मतलब उसको थोड़ा ज़्यादा आइडिया होगा और ज़्यादा क्लैरिटी होगी ऑन रुपये, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ एंड द ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट हमारे हिसाब से जून का ट्रेड डेफिसिट शुड बी लोअर, बेसिकली $15 बिलियन के करीब आना चाहिए, उससे नीचे आना चाहिए। और मई का ट्रेड डेफिसिट जो है जरूर एलिवेटेड होगा 21 से 22 बिलियन डॉलर, बट जून का ट्रेड डेफिसिट डेफिनेटली $15 बिलियन है, उससे नीचे ही रहेगा। तो उससे भी आरबीआई को आगे जाके जो है गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने जो रिसेंट स्टेप्स लिए हैं गोल्ड इंपोर्ट को लेके, तो उससे गोल्ड इंपोर्ट्स में भी जो गिरावट आने की उम्मीद है हमको, उससे भी ट्रेड डेफिसिट पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट लगता है। बिल्कुल, इनफैक्ट आरबीआई की तरफ से भी यही बयान आता हुआ कि आपको जून में ट्रेड डेफिसिट में कुछ कमी जरूर देखने को मिलेगी। अविनाश, लेकिन मार्केट्स अब किस तरह से पोजीशनड है? आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आज आ गई, कल ऑब्वियसली एक बड़ा इवेंट है क्योंकि फेड की यहाँ पर मीटिंग शुरू होगी। क्या मार्केट्स उसे कीनली वॉच करेंगे और वहां से हम एक डायरेक्शन लेंगे? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक अभी पॉलिसी होने के बाद आई थिंक फेड की मीटिंग पे ये एक वॉच रहेगी कि क्वांटिटेटिव ईजिंग को लेके फेड के चेयरमैन क्या कहते हैं, क्योंकि आई थिंक काफ़ी टाइम से मार्केट रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि फेड शायद क्वांटिटेटिव ईजिंग का प्लान जो है वो उसे अभी टेपर करने की बात कर रही है और खींचने की बात कर रही है। तो अगर ऐसा कोई न्यूज़ फ्लो कल पता लगता है तो मेरे ख्याल से इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया के लिए काफ़ी ख़राब रहेगी बात।
बट क्लियरली अगर रियलिटी देखें तो मैं समझता हूँ कि ये इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे भी अभी भी जॉबलेस रेट काफ़ी बड़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ चुका है। तो क्लियरली आई थिंक कल ग्लोबल डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी में आज कुछ भी नहीं आया, तो ग्लोबल डेटा पॉइंट्स विल डिसाइड द ट्रेंड फॉर द नियर टर्म। बिल्कुल, देखना होगा किस तरह की लैंग्वेज यहाँ पर फेड चेयरमैन बेन बर्नांकी की ओर से निकल कर आती है। क्या वो क्वांटिटेटिव ईजिंग को यहाँ पर टेपर डाउन करने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अभी कुछ वक्त है और इकोनॉमी में और स्ट्रेंथ आनी अभी फिलहाल बाकी होगी। लेंगे एक फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस खास चर्चा में पॉलिसी के बाद। और जैसे कि हमने देखा, आज आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में कोई रेट कट और सीआरआर कट तो किया नहीं है, और ना ही वो बैंक्स का थाईलैंड से वो अपनी तरफ से रेट कट करें। लेकिन पिछले हफ्ते वित्त मंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने साफ तौर पे इस बात पे चिंता जताई थी कि आरबीआई का रेट कट बैंक्स पास ऑन नहीं कर रहे हैं, इंडस्ट्री को राहत नहीं दे रहे हैं, बोरोवर्स को राहत नहीं दे रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि वो महीने के आखिर में एक बैठक करेंगे सारे बैंकों के चेयरमैन के साथ, और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि ये रेट कट्स पास ऑन नहीं किए जा रहे, और कोशिश करेंगे कि बैंक्स अपने रेट कट करते हुए नजर आएं। फिलहाल अगर हम अपने बैंकर से ये राय लें, मिस्टर धवन और मिस्टर कालरा। मिस्टर धवन, पहले आपकी राय, अगर वित्त मंत्री ये सवाल पूछते हैं तो क्या जवाब होगा आपका? देखिए, रेट कट जैसे मैंने पहले इंडिकेट किया, रेट आहिस्ता आहिस्ता गिर रहे हैं, मगर अगर आप देखिए मार्केट में जो रिजर्व बैंक के 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भी कोई खास गिरे नहीं है। पिछले 2 महीने में 1 अप्रैल को 7.99 यील्ड थी, इस वक्त कितनी है? 7.56, 7.57। सो बहुत ज्यादा जो रिजर्व बैंक की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है वो भी बहुत ज्यादा गिरी नहीं है। बेसिकली जो बैंकों के रेट हैं वो मार्केट डिटरमेंट है। मार्केट डिसाइड करता है कि किस रेट पे हम डिपॉजिट लेते हैं, किस रेट पे हम एडवांस देते हैं। अगर आप देखें पिछले कुछ सालों से इन्फ्लेशन इस मुल्क में बहुत हाई है, और ये इन्फ्लेशन की वजह से ऑल्टरनेटिव एसेट्स की बढ़ोतरी बहुत हुई है। जो एक एसेट बहुत फोकस में आया है वो है गोल्ड। गोल्ड की एप्रिसिएशन बहुत हुई है, और जो बैंकिंग इंडस्ट्री की डिपॉजिट ग्रोथ है वो काफी कम हो गई है। इसलिए हमको अगर डिपॉजिट ग्रोथ बैंकिंग इंडस्ट्री की मेंटेन करनी है, हमको एक वो रेट देना है जो हमारे से जनता एक्सपेक्ट करती है, और जो कुछ कोरिलेशन इन्फ्लेशन के लिए है। आगे जाते हुए समय अगर इन्फ्लेशन कम हो जाए तो आई एम 100% श्योर रेट्स कम हो जाएंगे। मेरा ये उम्मीद है कि इस साल में अराउंड 50 बेसिस पॉइंट ड्रॉप आएगा रेट्स में, मगर ये ग्रेजुअली आएगा। पिछले 2 महीने में ग्रेजुअली रेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, आगे हुए जाते हुए भी रेट्स डिक्रीज होंगे, बट ये इन्फ्लेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आई थिंक इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्फ्लेशन का वो है मॉनसून। अगर मॉनसून अच्छा हो जाए, और वी शुड बी हैप्पी दैट मॉनसून की जो शुरुआत है वो अच्छी हुई है। गोइंग फॉरवर्ड अगर मॉनसून अच्छा हो तो इन्फ्लेशन अगर मॉडरेट हो जाए तो आई एम श्योर के मॉडरेशन रेट्स में भी होगी। ओके, लेकिन क्या मिस्टर कालरा ये मुमकिन होगा ये पॉइंट आउट करना कि कितना इंतजार करना पड़ेगा दरअसल रेट्स के नीचे आने के लिए? ये तो ओवरऑल डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी। सबसे पहली चीज ये है कि हमारी जो रुपये की वॉलेटिलिटी है वो भी ठीक आती है, और इन्फ्लेशन नंबर कितना हमारा जो है वो स्टैटिक, क्योंकि पिछले 4 महीने से इन्फ्लेशन की फिगर डाउन जा रही है, और अगर ये फिगर हमारी स्टैटिक हो जाती है और ओवरऑल कुछ जो है वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो है डिपॉजिट जो मिलना चाहिए वो अगर रेट हमारे को डिपॉजिट की रेट उस हिसाब से हमारे को मिलती रहती है तो चांसेस हैं कि ये रेट कट जो है वो जल्दी भी आ सकता है। पर इसको एकदम से हम कहें कि पूरा एक बार के अंदर ये 50 बेसिस पॉइंट आ जाएगा, ये मैं धवन जी से सहमत करता हूं कि ये 50 बेसिस पॉइंट हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट इट विल बी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड आई थिंक ट्रेंड इज टुवर्ड्स दैट ओनली। तो आधा परसेंट अगले 3-4 महीने में या 6 महीने में? अगले 6 महीने में।
हाँ, ओके मिस्टर कालरा, शुक्रिया आपका हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। लेकिन मिस्टर जोशी, जो इन तमाम फैक्टर्स की बात यहाँ पे हमारे बैंकर्स कह रहे हैं, रुपए की वॉलेटिलिटी को लेकर या महंगाई पे बिल्कुल कंफर्ट को लेकर, वो क्या वाकई हम उम्मीद कर पाए कि ये होना मुमकिन होगा? मिस्टर गोस्वामी, आपकी राय लेते हैं उस पर। आपको क्या लगता है, बॉन्ड मार्केट क्या मानकर चल रहा है? इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्टरी और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आगे किस तरह नजर आएगा? जी, बॉन्ड मार्केट और इन्फ्लेशन पर तो लगता है हमारा अपना व्यू ये था, जबकि रुपया जब 55 के करीब था, दैट एवरेज इन्फ्लेशन इस पूरे वित्तीय वर्ष के लिए करीब 4.75 से 4.5% के बीच रहना चाहिए एवरेज। दिस इज अगेंस्ट आरबीआई प्रोजेक्शन। आरबीआई ने जो प्रोजेक्शन दिया था वो था करीब 5.5% का। तो हमारा मानना है कि इन्फ्लेशन जो है वो नीचे ही रहेगा, और जो रिसेंट जो कमोडिटी प्राइसेस में अभी जो गिरावट देखी गई है इंटरनेशनल मार्केट्स में इन लास्ट 5-6 मंथ्स, उसका भी इम्पैक्ट आते हुए देखने के बाद ही जो है हमको लगता है कि 4.5 से 5% के बीच में ही इन्फ्लेशन रहना चाहिए। अब यदि रुपया यदि इस लेवल पर ही स्थिर हो जाता है 57-58 के लेवल पर, तो उसमें कुछ हमको भी इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन जो है थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। बट ये रुपया यदि वापस स्ट्रेंथन होकर नीचे आ जाता है तो इन्फ्लेशन भी जो है नीचे ही रहना चाहिए। ऑन करंट अकाउंट डेफिसिट ये लगता है हमको कि गोल्ड इंपोर्ट्स एक्चुअली नीचे आते हैं, तो वो एक काफ़ी बड़ी मदद मिलेगी करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट कम करने में, और उससे आरबीआई को काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी और काफ़ी रूम मिलेगा फॉर फर्दर रेट कट ईजिंग। एंड वो उससे दूसरा फ़ायदा ये भी होगा कि बैंकिंग डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो काफ़ी सुधर जाएगी, और जो है बैंक्स जो है इस पोजीशन में होंगे जहां पर कि वो रेट कट आगे पास ऑन कर सकें। तो हमारे मानना है कि एक बेस रेट कट आना चाहिए प्रॉब्ली इन जुलाई और एक अक्टूबर। तो आई थिंक अगले 4 से 6 महीने में हमको लगता है 2 राउंड बेस बैंक रेट 2 राउंड आएंगे फ्रॉम बैंक्स। सो अब जैसा कि मतलब दूसरे लोगों ने भी कहा कि ग्रेजुअली रेट कट होंगे, इट विल नॉट बी ए स्टीप रेट कट ऑफ 50 to 100 बेसिस पॉइंट इन 1 or 2 months। तो वैसा रेट कट होने की उम्मीद नहीं है। बेस रेट कट होंगे बट धीरे धीरे होंगे, ग्रेजुअली होंगे, और जैसे जैसे बैंकों के डिपॉजिट रेट भी नीचे एग्जैक्टली मिस्टर गोस्वामी, शुक्रिया आपका। जैसे कि आपने बताया कि उम्मीद करनी चाहिए कि 2 बार कम से कम बेस रेट कट करने का मौका इस साल के दौरान बैंकों के सामने नजर आ सकता है। धवन साहब, आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, मेरे को भी लग रहा है कि कोई टाइमलाइन नहीं दे सकते, क्योंकि जो सिचुएशन है काफी वोलेटाइल है। अब ये 6 महीने में आएगा या 8 महीने में आएगा मैं नहीं कह सकता, बट एंड ऑफ द ईयर मेरी उम्मीद है कि अबाउट 50 बेसिस पॉइंट का कट आ जाएगा। मेरे ख्याल है जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो 7% के ऊपर चली जाएंगी, एंड दैट विल सेट द रेट फॉर फर्दर ईजिंग। मैं एक चीज इसमें पॉइंट आउट करना चाहता हूं, ये किसी आपके ये व्यूअर्स ने पॉइंट आउट नहीं करा कि जो WPI है और CPI है इसमें 4-5% का फर्क है। हिस्टोरिकली नॉर्मली जो होलसेल प्राइस इंडेक्स था उससे CPI 50 पैसे या 1% ज्यादा होता था। इस वक्त जो WPI और इसमें फर्क है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वो बहुत ज्यादा है, और मेन वजह है कि जो फूड आइटम्स हैं वो उसका वेटे उसकी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। जो आम आदमी पे इंपैक्ट होता है वो CPI का इंपैक्ट होता है। तो ये जो इंडेक्स है टुडे, ये हमको केयरफुली वॉच करना चाहिए, क्योंकि ये भी रेट्स का डिसाइड करेगा। अगर CPI बहुत ज्यादा हाई रहा, इसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज में जाती है। सो इट इज इंपॉर्टेंट है कि गोइंग फॉरवर्ड CPI भी कम हो। ओके, तो ये काफी अहम होगा कि जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो भी नीचे आती हुई नजर आए। लेकिन धवन साहब, इस पे ये भी कहा जाता है कि CPI पे कोई खास असर RBI के रेट्स का पड़ता नहीं है। जहां जिन सेक्टर की डिमांड पे दरअसल पड़ता है, वो जो हम कोर इन्फ्लेशन से मापते हैं, वो तो पहले ही 2.5% पे पहुंच चुका है। तो क्या RBI को वाकई चिंता करनी चाहिए इस कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई जो RBI का असर है वो इन चीजों पे बहुत कम है। ये जो है बहुत सारे हमको गवर्नमेंट पॉलिसी चाहिए, इसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन चाहिए होगा। जैसे प्राइसेस जैसे पहले कहा कि भाई प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है, सिमिलरली जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं इकोनॉमी में वो गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए, और पॉलिसी एक्शन इसमें रिक्वायर्ड होगा टू मॉडरेट फ्यूचर इन्फ्लेशन। ओके,
बहुत बहुत शुक्रिया धवन साहब आपका आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और अब हमारे साथ स्टूडियो में मिस्टर दिवाकर गुप्ता शामिल हो चुके हैं, जो कि देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीएफओ हैं। गुप्ता साहब, स्वागत है आपका। पहला रिएक्शन आपका आरबीआई की पॉलिसी पे, कुछ ज्यादा ही कॉशियस, महंगाई की ही और रुपए की पूरी चिंता है, ग्रोथ पर नजर नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि ज्यादा कॉशियस है। जो उन्होंने किया है वो क्लासिकली बाय द बुक बिल्कुल ठीक है। सवाल सिर्फ ये उठता है कि आज ग्रोथ वाकई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासतौर पे मेरे पर्सनल स्टैंड पॉइंट से। हम लोग देश के एक अहम बैंक हैं और हमें एसेट क्वालिटी इश्यूज हो रहे हैं। हम रेट्स भी, ये एक्सपेक्टेशन है कि रेट्स कम करेंगे, उस हिसाब से नेचुरली एक रेट कट एक बहुत बड़ा जरिया है। और हमारे ख्याल से ग्रोथ के लिए भी रेट कट उतना अहम नहीं है जितने पॉलिसी डिसीजंस गवर्नमेंट के हैं, लेकिन सेंटिमेंट को तो फायदा होता ही है। तो आपने जो एसेट क्वालिटी की बात कही, यानी एनपीएस का दबाव बना रहेगा अगर ब्याज दरें नीचे नहीं आती? नहीं, एनपीएस का दबाव तब तक बना रहेगा जब तक इकोनॉमी रिवाइव नहीं होती, क्योंकि इस वक्त जो दबाव एनपीएस पे है वो उन कंपनीज का है जो अदरवाइज हेल्दी हैं, वायबल हैं, पास्ट में अच्छा करती रही हैं। बेसिकली डिमांड वीक है, इनपुट राइजिंग कॉस्ट, इनपुट के वो लोग नहीं पास ऑन कर पा रहे, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रॉब्लम है, या पॉलिसी पे कहीं पे डिसीजंस अटके हुए हैं जिसकी वजह से उन्हें नुकसान है। जब तक वो नहीं ठीक होगा तब तक एसेट क्वालिटी पे प्रेशर बना रहेगा। लेकिन अगर फंडिंग चीप है तो वो प्रेशर थोड़े ज्यादा समय तक झेला जा सकता है, काउंटर किया जा सकता है, या रिलीफ मिल सकता है कुछ इंडस्ट्रीज को। तो जो कि दिखाई दे रहा है, जो कोर इन्फ्लेशन है वो 2.5% पे आ गई है, जो यही बता रही है कि कंपनीज अपनी कॉस्ट को पास ऑन नहीं कर पा रही है, इसलिए वहां पे आपको महंगाई नहीं दिख रही। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो आपको फूड इन्फ्लेशन दिख रहा है, या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो आपको वहां इन्फ्लेशन दिख रहा है। वो सब मिलाकर के रिटेल इन्फ्लेशन ऊपर है। आरबीआई गलत जगह फोकस नहीं कर रहा फिर? रिटेल इन्फ्लेशन भी अगर आप वोलेटाइल आइटम्स को निकाल दें तो उतना बुरा नहीं है। कोर सीपीआई तो सिर्फ 7.3% है, रूरल एरियाज में इट इज लोअर, 6.5% है। अब देखिए, जहां तक फूड इन्फ्लेशन का सवाल है, फूड इन्फ्लेशन तो मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल भी नहीं होगा, और मॉनेटरी पॉलिसी टाइट रखने से वो कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। फूड इन्फ्लेशन स्ट्रक्चरल है, वो सप्लाई साइड है। तो अगर हम लोग बाकी ग्रोथ को प्रोटेक्ट कर पाए तो इवेंचुअली फूड इन्फ्लेशन भी एडिशनल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी से टैकल होगा। चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि आरबीआई ने इस बार जो फैसला लिया है वो पूरी तरह रुपए को देखते हुए लिया है, फॉरेक्स मार्केट में भी एसबीआई सबसे बड़ा प्लेयर है, उस लिहाज से आपका क्या अंदाजा है कि अब रुपए की चिंता बरकरार है अभी भी? नहीं, रुपए का, रूपी डॉलर पैरिटी हम लोगों की इकोनॉमी जिस तरह की है वो दो चीजों के ऊपर निर्भर करती है, फॉरेन इनफ्लोज, इनविजिबल्स। जहां इनमें डिमांड सप्लाई गैप बढ़ेगा वहां रुपी फ्लक्चुएट करेगा। सो इनविजिबल्स अपनी जगह पे बने हुए हैं, लेकिन कमोडिटीज या गोल्ड, कोई एक कमोडिटी जो इस संतुलन को बिगाड़ेगी उससे रुपी वोलेटाइल रहेगा। अगर आप देखें जुलाई 2011 और अब के बीच में तो रुपी तो 22% डिप्रिसिएट किया है, लेकिन उससे इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कम हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, जब करंट अकाउंट डेफिसिट लास्ट ईयर में सबसे हाई रहा है 5%, लास्ट क्वार्टर में 6.5%, तब भी करेंसी स्टेबल रही 55, 55, 56। सो मेरे ख्याल से ये वोलेटिलिटी बड़ी क्षणिक है एक तरह से कहिए तो, और इसके ऊपर लॉन्ग टर्म, हालांकि इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी इश्यूज इस वोलेटिलिटी के ऊपर अगर प्रेडिकेट हुए तो फिर कोई उसमें कंसिस्टेंसी देना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या अंदाजा लग रहा है, जब जुलाई में अगली पॉलिसी की बारी आएगी तब तक रुपया स्टेबल रहेगा ताकि आरबीआई बिना इसकी चिंता किए फैसला ले सके? नहीं, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या रहेगा, लेकिन यह जरूर है कि अगर पास्ट ट्रेंड को देखा जाए तो कोरिलेशन शायद उतना बड़ा नहीं है, इसलिए अगर फ्यूचर को देखते हुए ऑन द बेसिस ऑफ होप एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सके तो वो लेना चाहिए, जो शायद आज नहीं लिया इन्होंने, आज कॉशियस रहे हैं। एक और बात, पिछले हफ्ते जो वित्त मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहां उन्होंने कहा कि आरबीआई ने रेट कट किए पर बैंक्स उसको पास ऑन नहीं कर रहे। इसी महीने उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है कि वो सारे बैंकर्स की बैठक करेंगे और इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा?
नहीं, इसमें दो इश्यूज इन्वॉल्व हैं। एक तो ये है कि रेट कट हुआ मगर पास नहीं हो रहा, और दूसरा ये है कि बैंक्स डिपॉजिट रेट्स हाई होने को एक वजह बताते हैं रेट कट ना पास करने की। तो जहां तक पहला मुद्दा है, देखिए जब रिजर्व बैंक ने 3.5% रेट्स रेज करे तो ऑन एन एवरेज बेस रेट सिर्फ 2.25% ऊपर गए हैं, तो एक 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। दूसरी चीज ये है कि बैंक्स की अपनी बॉटम लाइन के ऊपर जब तक एक बेनिफिट नहीं मिलता तब तक कुछ भी पास ऑन करना मुश्किल होता है। जहां तक हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स का सवाल है, ये एक रियलिटी है कि बल्क डिपॉजिट्स और हाई कॉस्ट डिपॉजिट सिस्टम में काफी मात्रा में हैं, और आज भी सीडी बोरोइंग्स 3,30,000 3,35,000 करोड़ की हैं, विच इज हाई कॉस्ट लो टेनर। तो जब तक ये डिपॉजिट्स रहेंगे और कई बैंक्स इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स इस वजह से अपने डिपॉजिट रेट्स हाई रखेंगे, तब तक सिस्टम में डिपॉजिट रेट्स का कम आना बड़ा मुश्किल है। रिपो रेट का बेनिफिट लैग के साथ आता है, उसमें अगर मार्क टू मार्केट बेनिफिट्स होंगे, बैंक्स को दिखेगा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है तो वो देंगे, इवन देन एनआईआई सैक्रिफाइस होता है। तो जरा कॉम्प्लिकेटेड है ये पूरा कैलकुलेशन, लेकिन बैंक्स अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और जहां तक हो सकता है पास ऑन भी करते हैं। 25 बेसिस पॉइंट का सीआरआर कट हमारे लिए 5 बेसिस पॉइंट का बेस रेट कट के बराबर होता है P&L पे, इंटरेस्ट कॉस्ट पे, और वो हम लोगों ने तुरंत किया। तो अब यहाँ से लेकर जुलाई पॉलिसी तक या उसके तुरंत बाद अगर वहां पे हमें कट देखने को मिले, अब ब्याज दरें नीचे जाते हुए देख रहे हैं बैंकों की ओर से, आपकी ओर से? नहीं, ब्याज दरें नीचे तो नहीं जा रही हैं, क्योंकि इन द शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रेट्स काफी स्टिकी हैं और डिमांड वीक है, इसलिए क्रेडिट डिप्लॉयमेंट में भी हम लोग इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट कर रहे हैं बेस रेट से 10-20-25 बेसिस पॉइंट ऊपर पे। ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते आज एसेट क्वालिटी इश्यूज के रहते। तो निम प्रेशर में है, और जब रेट्स गिरेंगे तो निम फिर प्रेशर में और आएगा, बिकॉज एसेट्स जल्दी फ्लोट करते हैं और डिपॉजिट्स देर से। तो नेचुरली बैंकों को ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से कट्स करें, लेकिन हाँ, रेट्स अगर सिस्टम में नीचे आएंगे तो वो करना ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। विनाश, जाने से पहले तो यहाँ से लेकर जुलाई तक आप बैंक्स और ऑटो रियल एस्टेट जो रेट सेंसिटिव्स हैं उन पे क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे, ये आपके पोर्टफोलियो में होंगे या नहीं होंगे? आई थिंक बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगर नेक्स्ट 2 क्वार्टर की बात करें प्रदीप, तो आई थिंक होपफुली अगर एक बार कोर इन्फ्लेशन अगर नीचे रहा और होपफुली जैसे गुप्ता जी ने कहा कि डिपॉजिट रेट्स होपफुली अगर कम हुए तो हो सकता है कि क्लियरली आई थिंक एटलीस्ट नॉट इन द शॉर्ट टर्म बट इन द लॉन्गर टर्म ये एक अच्छे वैल्यूएशंस पे अभी बैंक्स और रेट सेंसिटिव स्टॉक्स मिल रहे हैं। हो सकता है कि इंक्रीमेंटल अपसाइड इन स्टॉक्स में नेक्स्ट 2 क्वार्टर के लिए थोड़ा सा मॉडरेट रहे, लेकिन अगर पॉजिटिव सरप्राइज आरबीआई गवर्नर साहब से आता है तो डेफिनेटली आई थिंक दिस वुड बी अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट सम ऑफ द पिवटल स्टॉक्स, जैसे एसबीआई है, टिपिकली इंफ्रा में एलएनटी है। मैं समझता हूं कि क्लियरली आई थिंक इट विल बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस फॉर रेट रिडक्शन। तो आई थिंक डेफिनेटली बायस पॉजिटिवली है, बट क्लियरली आई थिंक वन हैज टू कीप दी स्टॉक स्पेसिफिक। शुक्रिया अविनाश आपका भी। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में वक्त है इजाजत लेने का, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे आर वेंकटरमन, इंडिया इन्फो लाइन के एमडी। पॉलिसी का असर बाजार की नजर से जानेंगे उनसे, आप कहीं जाएगा नहीं।